अदरवाइज अपन एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एक रिएक्शन के बेसिस पे। आपके पास दिया हुआ है MnO4 प्लस Fe2 पॉजिटिव, ये आपका जा रहा है Fe3 पॉजिटिव प्लस किस में जा रहा है आपका Mn2 पॉजिटिव, प्लस किस में जा रहा है आपका Mn2 पॉजिटिव। क्वेश्चन में आएगा कि भाई इसको आप बैलेंस करो कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करो, एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन आपका है या नहीं है। तो यहाँ पे Fe+2 से +3 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। Mn कौन सी स्टेट में है, Mn +7 में है। +7 कैसे हुआ, अपन ने Mn का x लिखा, ऑक्सीजन 4 × 2 कितना हो गया 8, 8 - 1 कितना हो गया आपका 7। Mn कौन सी स्टेट में, 7 से किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है। और थोड़ी देर पहले लिखा था अपन ने उल्टा पुल्टा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात समझे सारे लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि इस रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे करते हो। तो अपन बोलते हैं सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रिडक्शन का रिएक्शन लिखते हैं एक साइड में, और दूसरे साइड में क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर यहाँ पे बात करें तो आपका हो क्या रहा है, Fe2 पॉजिटिव से किस में जा रहा है आपका Fe3 पॉजिटिव। और अगर रिडक्शन की बात करें तो MnO4 नेगेटिव से जा रहा है वो आपका Mn2 पॉजिटिव। ये रिएक्शन लिखा, ठीक। अब इसके बाद अगली बात आती है, तो याद करो जब मोल कंसेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें बोली थी कि बैलेंस रिएक्शन के लिए अपने पास क्या कंडीशन रिक्वायर रहेगा। पहली चीज़ आपके पास एटम बैलेंस होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए, चार्ज बैलेंस रहना चाहिए। यहाँ पे Fe+2 में है, इधर Fe कौन सी स्टेट में, +3। नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम, डिफरेंस किस चीज़ का है, चार्ज का है। यहाँ पे लेफ्ट रिएक्टेंट साइड टोटल पॉजिटिव चार्ज +2, प्रोडक्ट साइड कितना है +3। तो अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड एक इलेक्ट्रॉन अपन क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन का रिएक्शन बैलेंस हुआ। अब बात करते हैं रिडक्शन का। सबसे पहले अपन किसको बैलेंस करते हैं, रूल में आप लोगों ने लिख रखा होगा, सबसे पहले सेंट्रल एटम को बैलेंस करो, सेंट्रल एटम बैलेंस है। उसके बाद किसको बैलेंस करो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, अपोजिट साइड में सेम नंबर ऑफ, जितने ऑक्सीजन एटम है उतने नंबर ऑफ क्या ऐड कर दो, वाटर मॉलिक्यूल। तो आपने 4H2 ऐड किया। अब जैसे ही 4H2O ऐड किया तो आपके पास किस चीज़ का गड़बड़ आ गया, हाइड्रोजन। तो क्या लिखा, 8H पॉजिटिव लिखा। दोनों साइड एटम बैलेंस है, Mn बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम किस चीज़ का आया, चार्ज का प्रॉब्लम आया। किस चीज़ का प्रॉब्लम आया, चार्ज। तो अगर यहाँ पे बात करें तो टोटल +7 है, इधर क्या हुआ +2। तो अपन क्या करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन अपन रिएक्टेंट साइड ऐड कर देंगे। 5 इलेक्ट्रॉन किधर ऐड कर दिया अपन ने, रिएक्टेंट साइड। तो अपन बोलते हैं सबसे पहले बैलेंसिंग में अपन क्या बैलेंस करेंगे, एटम, और उसके बाद क्या चीज़ बैलेंस करेंगे आपके पास, चार्ज। ये दो चीज़ें आप बैलेंस करते हो। एटम में भी क्या चीज़, सबसे पहले वो वाला एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ बोलते हैं कि भाई अपने पास रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली होता क्या है आपका, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस होगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो अपन क्या करते हैं बैलेंसिंग के केस में कि भाई जो इलेक्ट्रॉन आए उनके सिंपलेस्ट रेशियो को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। इधर 5 आया, इधर क्या आया 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किससे कर दिया 1, और इस पूरी रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 5। तो या तो बोल सकते हो रिडक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया, रिडक्शन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीडेशन मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा 5। ऑक्सीडेशन को आपने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से। तो वापस से रिएक्शन लिख लो मल्टीप्लाई करके। तो आपके पास क्या आया, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस क्या आया 5 इलेक्ट्रॉन
इससे प्रोडक्ट क्या है आपका, Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस क्या है आपका 5 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस रिएक्शन किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ चेक करेंगे कि भाई जो भी चीज़ कॉमन रहेगा उसको हटा दो। 5 इलेक्ट्रॉन कॉमन आ रहा है तो क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक बैलेंस रिएक्शन आ गया। आपके पास क्या आ गया, बैलेंस रिएक्शन या बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। अब अगर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो ए पार्ट पे बात करें तो क्या आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ और क्या बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट। ए पार्ट पे क्या आता है कि बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आप रिएक्शन में बताइए। पहला पार्ट हुआ आपका, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है आपके पास इसी में कि आप बताइए बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करो। तो बैलेंस करो तो इसमें बोलता है स्टोइचियोमेट्री पूछता है। नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है, आया था लास्ट ईयर यही, मतलब इसमें Fe की जगह ऑक्सिलेट आयन आया था, नीट में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो उसमें बोला था कि ऑप्शन दिए हुए थे कि स्टोइचियोमेट्री बताओ रिएक्शन का। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ की बात करें तो इक्विवेलेंट वेट का क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ की बात करें तो क्या हो सकता है, इक्विवेलेंट वेट के इस टाइप के, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आपके पास रेडॉक्स में बनते हैं बैलेंसिंग से। कितने क्वेश्चन बनते हैं, 4। ये 2 क्वेश्चन तो अब अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन और इक्विवेलेंट वेट ये अपन कब सॉल्व करेंगे, जब अपन सीख जाएं कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कब बात करेंगे अपन, एन फैक्टर कैलकुलेशन के बाद में बात करते हैं। तो बैलेंसिंग समझे सारे लोग। और ये जो मेथड लिखा था ये कौन सा मेथड था, ए मेथड था आपका, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन सा मेथड था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था। नेक्स्ट पार्ट आता है अपने पास एन फैक्टर। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपके पास, एन फैक्टर। अब अगर एन फैक्टर की बात करें कि भाई एन फैक्टर का क्या मीनिंग रहेगा, कहाँ पे अपने को ज़रूरत पड़ेगी, तो एक टर्म आता है अपने पास इक्विवेलेंट वेट। एक टर्म क्या आएगा आपका, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा आपका मोलर मास अपॉन क्या होगा, एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा आपका, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट क्या रहता है, इसके किस टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं वो डिस्कस करने से पहले अपन बात करते हैं एन फैक्टर क्या होगा। उससे पहले अपन किसकी बात करते हैं, अपन एन फैक्टर की बात करेंगे कि भाई एन फैक्टर का क्या मतलब हुआ। तो एन फैक्टर को अपन कई सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एन फैक्टर को क्या कर सकते हैं अपन, कुछ सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई एसिड हुआ तो उसके लिए एन फैक्टर आपका अलग तरह से डिफाइन होगा। अगर बेस हुआ तो बेस के लिए एन फैक्टर अलग तरह से डिफाइन होगा आपका। अगर सॉल्ट हुआ तो सॉल्ट के लिए एन फैक्टर अलग तरह से डिफाइन होगा। आपका आयन हुआ तो आपके लिए एन फैक्टर अलग तरह से डिफाइन होगा। और अगर रेडॉक्स हुआ तो रेडॉक्स के लिए एन फैक्टर आपका अलग तरह से डिफाइन होगा। तो उसके लिए बात करते हैं कि भाई एन फैक्टर का क्या मीनिंग रहेगा इन डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले अपन बोलते हैं कि एक और चीज़ ध्यान रखना, जब भी आयन और सॉल्ट की बात आई तो ये आपका प्रिसिपिटेशन की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, प्रिसिपिटेशन की रिएक्शन है। क्वेश्चन में वो डिफाइन करेगा कि अभी आपका पीपीटी बन रहा है तो आप यही वाले सॉल्ट और आयन वाला एन फैक्टर यूज़ करना। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा उसने पीपीटी बन रहा है या प्रिसिपिटेशन हो रहा है
तो आप ये वाले कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करोगे। तो 1 बाय 1 बात करते हैं कि भाई एसिड के लिए एन फैक्टर का क्या मतलब हुआ। सबसे पहले अपन किसके लिए बात करते हैं, फर्स्ट केस बात करते हैं अपन फॉर एसिड। अब एसिड के लिए अपन बोलते हैं कि भाई पहला पॉइंट आ जाता है टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय स्पीसीज। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय स्पीसीज। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी का एक और सब पार्ट भी हो सकता है कि भाई आपके पास टोटल नंबर ऑफ OH आयन। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है आपका, टोटल नंबर ऑफ OH आयन टेकन अप बाय 1 मोल एसिड। हाँ, याद रखना कि भाई आप जो भी बात कर रहे हो एन फैक्टर ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल। एन फैक्टर ऑलवेज आपका कितने मोल के लिए डिफाइन होगा, ऑलवेज 1 मोल के लिए आपके पास डिफाइन रहेगा, ठीक है। एक और चीज याद रखना, फर्स्ट पॉइंट तो लिख दिया कि भैया ऑलवेज डिफाइन फॉर क्या होगा आपका 1 मोल, और एन फैक्टर क्या होगा आपका रिएक्शन डिपेंडेंट। एन फैक्टर क्या होगा, रिएक्शन डिपेंडेंट होगा। रिएक्शन डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास रिएक्शन पर डिपेंड करेगा कि उस स्पीसीज का एन फैक्टर क्या है। इसका मतलब दो अगर आपका डिफरेंट रिएक्शन है तो सेम कंपाउंड का एन फैक्टर डिफरेंट हो सकता है। कैसे, क्या मतलब है उसकी अभी बात करते हैं। तो अपन सबसे पहले एसिड का एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके पास क्या दिया हुआ है, HCl। आपके पास क्या दिया हुआ है, HCl है। HCl की बात करें तो HCl किस में डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव और Cl आए। तो अगर बोले कि भाई 1 मोल HCl कितने H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, आपका मैक्सिमम कितना H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, 1। तो इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर का वैल्यू क्या होगा आपका 1। यहीं पे अगर आपका क्या रहता H2SO4, यहीं पे क्या होता आपका H2SO4 होता तो अपन क्या बोलते 2H पॉजिटिव प्लस क्या आया आपका सल्फेट आयन आया। तो बताइए इस रिएक्शन का एन फैक्टर क्या होगा आपका, H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना होगा आपका 2। H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना होगा आपका 2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब वो थोड़ी देर पहले अपन ने बोला था कि भाई एन फैक्टर आपका रिएक्शन डिपेंडेंट है। अब रिएक्शन डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, आप एग्जाम्पल की बात करते हैं H2C2O4। इसका नाम क्या होगा बताइए, इसका नाम क्या होगा, अपन ने लिखा भी था केमिकल बॉन्डिंग के टाइम। इसका नाम रहता है ऑक्जेलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा आपका ऑक्जेलिक एसिड। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या होगा आपका ऑक्जिलेट आयन। अब यही ऑक्जेलिक एसिड आपके पास 2 रिएक्शन दिया हुआ है। इसी ऑक्जेलिक एसिड का क्या दिया हुआ है, अपन बेटर रहता है अपन सेपरेट लिख लेते हैं H2C2O4। इसी ऑक्जेलिक एसिड की 2 डिफरेंट रिएक्शन दिया हुआ है आपका। अब इन दोनों रिएक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर क्या होगा। आपको पता है कि भाई एसिड की बात कर रहा है तो यहाँ पे अपन को एसिड वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। ऑक्जेलिक एसिड कितने H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, 2 डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना लिखोगे 2। इस रिएक्शन में ऑक्जेलिक एसिड H पॉजिटिव कितने डोनेट कर रहा है, 1 डोनेट कर रहा है। इसका मतलब सेम आपका एसिड है बट उसका एन फैक्टर क्या आ सकता है आपका डिफरेंट पॉसिबल है। इसका मतलब एन फैक्टर क्या होगा आपका रिएक्शन डिपेंडेंट होगा। और आपको रिएक्शन दिया होगा कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, किससे कितने मोल रिएक्ट कर रहा है। इतनी चीज़ क्लियर हुई, किसी के कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक याद करो, अपन ने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तब इसके एन फैक्टर तो नहीं लिखे थे, एन फैक्टर टर्म तो नहीं लिखा था, बट यहाँ पे एक चीज़ बोला था, वहाँ पे ऑक्सी एसिड पढ़ा था। अपन ने क्या पढ़ा था, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे एसिड जिसमें क्या होगा आपका, या ऐसा कुछ जिसमें ऐसा एसिड जो आपका H पॉजिटिव डोनेट करे वाटर में। और दूसरी चीज़ क्या बोली थी, OH ग्रुप किससे कनेक्टेड होगा,
OH ग्रुप आपका नॉन मेटल से कनेक्टेड होगा। तो ये तीन चीज़ें, तीन कंपाउंड याद रखना, इनके एन फैक्टर याद रखना, डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन भी आता है। तो अपन बोलते हैं H3PO4 का एन फैक्टर कितना होगा 3, H3PO3 का कितना होगा 2, H3PO2 का क्या होगा आपका 1। ऐसा क्यों हुआ तो अपन देख भी सकते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, H3PO4 की स्ट्रक्चर की बात करें, इधर क्या होगा आपका OH OH और ये क्या है आपका OH। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया H3PO4 का। H3PO3 की बात करें तो क्या होगा आपका P डबल बॉन्ड O और इधर क्या है OH OH और ये क्या है H। और H3PO2 का स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हो गया P डबल बॉन्ड O OH H और इधर आया H। लिखा अपन ने कितने H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है ये 3, इसलिए इसका एन फैक्टर 3। कितने H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है 2, तो एन फैक्टर 2। कितने H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है 1, तो एन फैक्टर क्या है आपका 1। क्लियर हुआ। एसिड के लिए एन फैक्टर समझे सारे लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके लिए इसके बाद बात करते हैं, एसिड के बाद बात करते हैं, सेकंड पार्ट आता है आपका बेस। सेकंड पार्ट क्या आएगा आपका बेस। अब बेस में भी क्या बोलेंगे कि भाई ये किस पर डिपेंड करेगा आपका रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा आपका रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। और फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा इसका, ये पॉइंट टोटल OH आयन गिवन बाय 1 मोल बेस की 1 मोल कितने OH आयन डोनेट कर रहा है। और दूसरा थ्योरी क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन टेकन अप बाय 1 मोल बेस की भाई 1 मोल बेस कितने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या हुआ आपके पास, एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर कोई बोले NaOH है, किसमें डिसोसिएट हो रहा है आपका Na पॉजिटिव और क्या आया OH नेगेटिव, एन फैक्टर कितना आएगा आपका 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, आयनाइज किस में हुआ Ca2 पॉजिटिव और 2OH माइनस, एन फैक्टर कितना है आपका, एन फैक्टर कितना है आपका 2। कोई दिक्कत नहीं। एसिड और बेस दोनों समझ में आया सब लोगों को। ये यूज़ कहाँ पे होगा, आप बात आती कि भाई लिख तो लिया अपन ने, इसका यूज़ क्या कहाँ पे होगा, जब अपन इसी के टाइट्रेशन रेडॉक्स की एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ेंगे या टाइट्रेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे अपने पास एसिड और बेस के एन फैक्टर यूज़ होंगे। एसिड और बेस का क्या यूज़ होगा अपने पास, एन फैक्टर यूज़ होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपका थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट आता है आपका सॉल्ट। थर्ड पार्ट क्या आएगा आपका सॉल्ट या आयन। सॉल्ट या क्या है आपका आयन। अब आयन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। आयन का मतलब क्या पॉसिबल है आपका, कैटायन भी पॉसिबल है और आपका एनायन भी पॉसिबल है। कैटायन भी पॉसिबल है और दूसरा क्या चीज़ पॉसिबल है, एनायन भी पॉसिबल रहेगा। तो इसमें सिर्फ सिंपल सी चीज, ठीक है, ये एनायन और कैटायन दोनों पॉसिबल है। सॉल्ट की अगर अपन बात करें तो सॉल्ट क्या हो सकता है, सॉल्ट के एग्जांपल्स की बात करें या बात करें कि भाई सॉल्ट कैसे बनता है, तो अपन बोलते हैं एसिड और बेस मिलके क्या बनता है आपका सॉल्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका NaCl लिख दो, Na2SO4 लिख दो कि सॉल्ट में एक एसिड वाला पार्ट होगा और एक क्या होगा बेस वाला पार्ट। कैटायन की बात करें तो क्या लिखा Na पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, एनाइन की बात किया तो क्लोराइड सल्फेट, ऐसा कुछ आपके पास पॉसिबल है। तो इनमें क्या बोलते हैं टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दी स्पीसीज। इसका क्या डेफिनेशन या क्या स्टेटमेंट याद रखना, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दी स्पीसीज। अब टोटल का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे क्या मीनिंग रहता है
कि टोटल का मतलब कि भाई आपको, ठीक है, टोटल से पहले बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब हुआ। अगर आपका कैटायन हुआ तो आप कौन से चार्ज की बात करोगे, पॉजिटिव की बात करोगे। एनाइन हुआ तो कौन से चार्ज की बात करोगे, नेगेटिव चार्ज की बात करोगे। और Na पॉजिटिव पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, एन फैक्टर कितना है आपका 1। Fe3 पॉजिटिव पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है आपका +3, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा 3। क्लोराइड आयन पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -1, तो एन फैक्टर कितना होगा 1। सल्फेट पे बात करें तो टोटल नेगेटिव चार्ज क्या आया -2, तो एन फैक्टर कितना आएगा 2। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, एन फैक्टर सिर्फ क्या रहेगा नंबर। आपको सिर्फ नंबर कंसीडर करना है कि भी टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना है, वही आपका क्या होगा एन फैक्टर रहेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब सॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई सॉल्ट में भी क्या होगा आपका एक एनायन और कैटायन है, तो चाहे आप सिर्फ एनायन कंसीडर करो चाहे सिर्फ क्या करो कैटायन कंसीडर करो, क्योंकि सॉल्ट इलेक्ट्रिकली क्या होगा आपका न्यूट्रल होगा। सॉल्ट क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो NaCl का एन फैक्टर कितना आएगा 1, Na2SO4 का एन फैक्टर कितना है 2। 1 क्यों आया, टोटल पॉजिटिव चार्ज 1, टोटल नेगेटिव चार्ज 1, टोटल नेगेटिव चार्ज -2, टोटल पॉजिटिव चार्ज। एक सोडियम पे कितना होगा +1, 2 पे कितना होगा आपका +2। तो सॉल्ट और आयन तक बात समझ में आई सब लोगों को। तो अभी तक अपन ने एसिड का एन फैक्टर लिखा, बेस का एन फैक्टर लिखा, सॉल्ट का एन फैक्टर लिखा, और किसका एन फैक्टर लिखा अपन ने आयन का एन फैक्टर लिखा। अभी इसके बाद अगला पार्ट आता है आपका रेडॉक्स का एन फैक्टर। अगला पार्ट क्या आता है आपके पास, एन फैक्टर आएगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। अगला पार्ट क्या रहेगा, एन फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और इसमें एक चीज़ बोलते हैं कि ओनली हाफ रिएक्शन की बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे, ओनली हाफ रिएक्शन के लिए ही अपन एन फैक्टर डिफाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या रहेगा या सेकंड पॉइंट याद रखने के लिए कि भाई यहाँ पे एन फैक्टर का मतलब रहेगा टोटल चार्ज एक्सचेंज फॉर 1 मोल सब्सटेंस। यहाँ पे क्या मतलब होगा, 1 मोल के लिए जितना आपका चार्ज एक्सचेंज होगा वही क्या होगा आपका एन फैक्टर रहेगा। अब कि भाई आपको सिर्फ चार्ज एक्सचेंज की बात करेंगे तो एन फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई सेंस रहेगा क्या कि भाई पॉजिटिव एन फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव लिखने का कोई भी आपके पास सेंस नहीं रहेगा। समझे इतनी चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखना, आप पूरे मॉलिक्यूल की बात करोगे। आप किसकी बात करोगे, पूरे मॉलिक्यूल की बात करोगे। और अपने को सिंगल एक मोल की बात करोगे, एक मॉलिक्यूल की बात करोगे, ठीक। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। अब मान लो आपके पास दिया हुआ है Fe2 पॉजिटिव, इससे किस में जा रहा है आपका Fe3 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव से किस में जा रहा है आपका Fe3 पॉजिटिव में जा रहा है। अब हाँ, एन फैक्टर कैलकुलेशन के टाइम अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अपने को सिर्फ देखना रहेगा कि 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चेंज, 1 मोल के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। और ठीक है, अब यहाँ पे बात करें Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव बैलेंस करने के लिए साथ में क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बताइए 1 मोल Fe के लिए Fe2 पॉजिटिव के केस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 आते हैं। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया आपका 1। 1 मोल Fe3 पॉजिटिव के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1, तो इसका एन फैक्टर भी क्या आ गया आपका 1। और ये अपन ने बताया कैसे कि भाई साहब पहले तो अपन ने रिएक्शन बैलेंस किया, फिर स्टोइचियोमेट्री के बेसिस पे बताया। तो पेपर में इतना सब कुछ अपन बैलेंसिंग नहीं देखेंगे, अपन डायरेक्टली बताएंगे। और डायरेक्टली बताते टाइम अपन यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अपन क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर।
तो यहाँ पे Fe 2 से 3 में जा रहा है, तो बताओ कितने का चेंज आ रहा है? एक ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे? कि भाई कॉमन सेंस की बात है, एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज होगा, तो एन फैक्टर कितना है आपका 1, और इसके लिए भी एन फैक्टर कितना है आपका 1। क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, जिसके भी डाउट रहेगा या नहीं क्लियर हुआ तो वो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल के भाई मतलब एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। अगला है अपने पास के MnO4, ये जा रहा है आपका Mn2 पॉजिटिव में, यही आपका जा रहा है MnO4 2 नेगेटिव, यही आपका जा रहा है MnO2। एक्चुअली ये याद भी रखना रहेगा आप लोगों को कि यहाँ पे बात करते हैं कौन सा मीडियम है आपका, एसिडिक मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, न्यूट्रल है, और ये कौन सा मीडियम है आपका, बेसिक मीडियम रहेगा। अब एन फैक्टर बताने से पहले अपन सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ पे बात करें तो कितना आएगा +4, यहाँ पे बात किया तो 8, और इधर कितना आया +6। ऑक्सीडेशन नंबर सब लोगों को क्लियर हुआ? जिन लोगों को नहीं आता तो वो एक बार वापस से आप 11th वाला पार्ट वापस से रिवाइज करना, या एक ऑक्सीडेशन नंबर का अलग से लेक्चर अपलोड कर रखा है, वो चीज़ आप वापस से देखना। ठीक ठीक। अब इसमें एक रूल और याद रखना, एक और रूल रहेगा कि जिन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा उनको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। आप क्या करोगे? जिन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा उनको अपन शॉर्टकट के टाइम यूज़ या कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, याद रहेगा? ठीक। एक और चीज़, ये तो हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल में क्या याद रखना कि भाई अगर प्रोडक्ट साइड में आपको वो एटम नहीं दे रखा, सिर्फ रिएक्टेंट साइड में है या सिर्फ प्रोडक्ट साइड में है, सिर्फ एक साइड में अगर आपको एटम दिया हुआ है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, उस पर्टिकुलर एटम का चेंज अपने को कंसीडर नहीं करना रहेगा। क्लियर हुई इतनी बात? पहली चीज़ क्या कि भाई आपको पहली चीज़ आपको कि भाई जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा उनको कंसीडर नहीं करोगे। दूसरा रूल कि भाई अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड वो एटम ओनली वन साइड दे रखा है, इसका मतलब सिर्फ एक साइड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या रहेगा, उसको भी आप कंसीडर नहीं करोगे। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं कि भाई Mn+7 से आपका Mn+7 से किस में जा रहा है आपका 2 में जा रहा है, 7 से 2 में गया तो बताओ कितने का चेंज आया आपका, 7 से 2 में गया तो 5 का चेंज। तो इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कितना है आपका 5। अगर 7 से 4 में जा रहा है तो बताइए कितने का चेंज आया आपका, 7 से 4 में गया तो आपका कितने का चेंज आया आपका 3 का चेंज आया। अगर यही 7 से 6 में गया तो कितने का चेंज आया आपका 1, कितने का चेंज आया आपका 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि MnO4 अगर एसिडिक मीडियम में चेंज हो रहा है, आपका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन की बात करोगे तो एन फैक्टर आएगा 5, न्यूट्रल मीडियम में बात करोगे तो क्या आएगा 3, और बेसिक मीडियम में क्या आएगा आपका 1। ये वैसे भी अपने को पता है, थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर किस पे डिपेंड करेगा? आपका रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुई इतनी बात? दोनों एग्जाम्पल समझ में आए सब लोगों के? ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। अब आपको दिया हुआ है I- से जा रहा है आपका IO3-। अगला एग्जाम्पल है आपका I2 से जा रहा है I-। तो अपन बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। -1 से
-1 से यहाँ पे आयोडीन का बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 6 और कितना हो गया 5, यहाँ पे 0 और इधर कितना है -1। तो बताइए किधर से किधर मूव कर रहा है आपका, -1 से 5 +5 पे जा रहा है, इसका मतलब कितने का चेंज आया आपका 6, एन फैक्टर कितना आया आपका 6। अगर यहाँ पे बात करें तो क्या हुआ, +5 से -1 में आ रहा है, +5 से -1 में आ रहा है, कितने का चेंज आया 6, एन फैक्टर क्या आया आपका 6, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इधर बात करते हैं i माइनस से 0 में जा रहा है, -1 से 0 में आ रहा है, इसका मतलब कितने का चेंज आया 1, और इधर 0 से -1 में जा रहा है तो कितने का चेंज आया 1, और एक्चुअली में एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितना आयोडीन है 2, तो आपका क्या होगा 2 × 1 = कितना आया आपका 2। अब बताइए मेरे को कि भाई आप इस 2 को कंसीडर करोगे क्या, ये वाला 2 कंसीडर करोगे क्या, नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि एन फैक्टर ऑलवेज किसके लिए डिफाइन रहेगा 1 मोल, किसके लिए डिफाइन रहेगा 1 मोल। 1 मोल का मतलब आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना कंसीडर करना रहेगा 1, तो सामने क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो उस चीज़ से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी कुछ और एग्जाम्पल भी कंसीडर करते हैं अपन एन फैक्टर के लिए, ठीक है। उनमें अगला एग्जाम्पल आता है आपका K2Cr2O7, ये किस में जा रहा है आपका क्रोमियम 3 पॉजिटिव, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो किस में जा रहा है आपका Cr3 पॉजिटिव। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में कि आप एन फैक्टर कैलकुलेट करो, तो ये कितना आएगा आपका, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो तो ये कितना आएगा +6, यहाँ पे वैल्यू क्या है आपका +3, Cr ऑक्सीजन कंसीडर करोगे क्या, नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट साइड आपको नहीं दे रखा। सबसे पहले क्रोमियम 3 पॉजिटिव का एन फैक्टर अपन देखते हैं, 3 से किस में जा रहा है आपका 3 से किस में जा रहा है 6 में, कितने का चेंज आ रहा है आपका 3। ये 2 कंसीडर करोगे क्या, नहीं, क्योंकि एन फैक्टर कितने मोल के लिए डिफाइन करते हैं 1 मोल, एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए अपन क्या करते हैं एन फैक्टर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं डाइक्रोमेट आयन, पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए क्या रहेगा 6 से किस में जा रहा है 3 में, कितने का चेंज आया आपका 3 का। अब एक्चुअली में कितने क्रोमियम है आपके पास 2, 3 × 2 = कितना आया आपका 6। अब अगली बात आती है कि भाई यहाँ पे अपन ने 1 लिखा और यहाँ पे 2 क्यों कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या आया था आपका स्टोइचियोमेट्री था। एन फैक्टर के केस में अपन एक नोट करके भी लिख लीजिए, एन फैक्टर में अपन स्टोइचियोमेट्री कंसीडर नहीं करते, क्योंकि एन फैक्टर 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे ये 2 क्यों कंसीडर किया, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम आयन आपके पास प्रेजेंट है। समझे यहाँ तक, समझे, मतलब ये थोड़ा आप इम्पोर्टेंट भी लिख लो कि भाई याद रखने के लिए थोड़ा सही रहेगा। अब अगला केस आता है आपके पास ऑक्जेलिक एसिड, अगला पार्ट क्या आता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड में थोड़ा सोचना कि भाई आपका ऑक्जेलिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट टाइप का रहेगा, क्योंकि अगर एसिड बेस में कंसीडर करो तो वहाँ पे एन फैक्टर आपका ऑक्जेलिक एसिड का 2 भी पॉसिबल है और 1 भी पॉसिबल रहेगा। बट अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन में बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड हमेशा आपका किस में जाएगा, ये CO2 में, हमेशा किस में जाएगा CO2 में बात करें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपका +4 है, और यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड हुआ, चाहे ऑक्जेलेट आयन हुआ या सोडियम ऑक्जेलेट हुआ या कोई भी चीज़ें हुआ, आपका C2O4 आपको दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। कैसे है वो भी आप बता सकते हो, ऑक्सीजन का क्या रहेगा -2, 4 2 जा कितना हुआ 8, -8 +2 का कितना आया +6, 2 पार्ट में डिवाइड करना रहेगा तो कितना है आपका 3। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इन सब में +3 है। अब कार्बन +3 से किस में जा रहा है आपका,
कार्बन +3 से +4 में कितने का चेंज आया? 1। एक्चुअली सिंगल मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं आपके पास कार्बन के? 2। 1 × 2 = कितना है आपका? 2 आया। यहाँ पे बात करते हैं CO2 में, कार्बन 4 से 3 में जा रहा है, कितने का चेंज आया? 1। ये 2 कंसीडर करेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने नोट करके लिखा था, इन n फैक्टर कैलकुलेशन वी विल नॉट कंसीडर स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। तो आपका एक CO2 मॉलिक्यूल में कितना कार्बन है? 1। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का n फैक्टर कितना आएगा आपका? 1। बट ऑक्जेलिक एसिड वाला पार्ट, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलेट आयन, उनका n फैक्टर कितना आएगा आपका? 2। वहाँ पे n फैक्टर कितना रहेगा आपका? 2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल है तो आप क्या करना, वीडियो को यहीं पे पॉज करना, वीडियो को यहीं पे पॉज करना और वीडियो को पॉज करना और इनका अपने आप ट्राई करना कि भाई इनका n फैक्टर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है n फैक्टर वगैरह?